हुबली की दरगाह इशू में कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड पूरी तरह नाकाम हुआ है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शाफई सादी फौरी तौर पर इस्तीफा दें। बेंगलुरु में रोजनामा पासबान के एडिटर उबैदुल्ला शरीफ का पुरजोर मुतालिबा। अखलाकन वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और मेंबरान को इस दरगाह की हिफाजत न करने की जिम्मेदारी अपने सर लेते हुए फौरन इस्तीफा दे दें। पेज नंबर 15 और कॉलम नंबर 28 में जजमेंट के ये लिखा गया है कि येट अनदर फैक्टर दैट गोज अगेंस्ट द पिटिशनर इन दिस पिटिशन इज दैट द बोर्ड that the Waqf board, which admittedly is the owner of the property, in whom the title of the property is vested, has not chosen to challenge the declaration. If the owner of the property does not choose to challenge the declaration, a committee constituted by the owner to manage the affairs of the religious shrine cannot obviously possess the right to question the validity of the acquisition. यानी उनका कहना है कि जब एक्विजिशन को वक्फ बोर्ड ने चैलेंज ही नहीं किया है तो वक्फ बोर्ड से अपॉइंट की गई कमेटी को कोई हक ही नहीं बनता है। तो मेरा यह सवाल है कि वक्फ बोर्ड ने जिनको इत्तला थी और उनका वकील कोर्ट में मौजूद है, तो वक्फ बोर्ड ने इस एक्विजिशन को क्यों चैलेंज नहीं किया और क्यों ऑब्जेक्शंस फाइल नहीं की। 26 दिसंबर 2022 बरोज पीर रोजनामा पासबान के एडिटर उबैदुल्ला शरीफ ने कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के खिलाफ सख्त नाराजगी और बरहमी का इजहार किया। उबैदुल्ला शरीफ ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि हुबली की दरगाह हजरत सैयद मोहम्मद शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह को मुनहदिम किए जाने पर न सिर्फ रियासत के मुसलमान बल्कि हिंदू भाई भी अफसोस और तशवीश का इजहार कर रहे हैं। उबैदुल्ला शरीफ ने कहा कि एक जानिब इस दरगाह को मुनहदिम करके मुंतकिल किया गया है तो दूसरी तरफ मज़ार शरीफ का मौजिज़ा भी सामने आया है। उबैदुल्ला शरीफ ने कहा कि इस पूरे मामले में की गई कानूनी कार्रवाई में कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड ने सही तरीके से नुमाइंदगी नहीं की है। वक्फ बोर्ड की जानिब से कई कोताहियां गलतियां हुई हैं, लिहाजा कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शाफई सादी को फौरी तौर पर अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए। उबैदुल्ला शरीफ ने इस पूरे मामले के आगाज से लेकर मौजूदा सूरत हाल की तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड ने इस केस में मवस्सर तरीके से पैरवी नहीं की है। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप तमाम सहाफ़ियों का खैर मक़दम करता हूँ। आप सबका शुक्रिया कि आपने हमारे दावतनामे पर यहाँ आने की ज़हमत फरमाई। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुबली की दरगाह हज़रत सैयद महमूद शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का जो मस्जिद और दरगाह दोनों जिसे शहीद किया गया इस ताल्लुक़ से है। ये दरगाह तकरीबन 280 साल क़दीम है। एक नोटिफिकेशन 10/9/2012 में सर्वे नंबर 260 को कर्नाटका हाईवे एक्ट 1964 के तहत रोड की तोसी के लिए एक्वायर करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया।
उसके फौरन बाद दरगाह की मैनेजिंग कमेटी, हुबली की अंजुमन और शहरियान हुबली मुसलसल इस नोटिफिकेशन के खिलाफ अपनी अर्जियां देते रहे हुकूमत को और अफसरान को भी, और इसकी इत्तला 2012 से जो है वक्फ बोर्ड को भी देते रहे वो लोग। उस वक्त जब ये मामला पेश आया तो उस वक्त के जो वज़ीर आला सिद्धरामैया साहब ने इस जगह का मुआयना किया और उन्होंने ये हिदायत दी कि उस रोड पे, जहाँ रोड को हुबली और धारवाड़ के हाईवे को जो तोसी करना है, दरगाह के सामने जो जगह खाली है उस तरफ जो है रोड को तोसी कर ले और इसके बीच दरगाह, जो भी मंदिरें और मठ आ रहे हैं उनको ना गिराया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर नहीं हो सकता है तो इसके ऊपर फ्लाईओवर बनाया जाए, जिसके लिए मैं ग्रांट्स दूंगा। ये बात परसों बेलगाम के सेशन में भी सिद्धरामैया साहब एज ए अपोजिशन लीडर उन्होंने बयान किया। मैनेजिंग कमेटी मुतमईन थी और कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन उसके पीछे जो है वो लगातार उसकी निगरानी करते रहे। 2020 में मैनेजिंग कमेटी को और अंजुमन के ओहदेदारान को अचानक इस बात का शक होता है कि मौजूदा हुकूमत अड़ गई है रोड के तोसी के नाम पर, जो है दरगाह को ढाने के लिए, दरगाह और मस्जिद को। तो उन्होंने 16 मार्च 2020 को हाई कोर्ट धारवाड़ बेंच में एक रिट पिटीशन फाइल किया। रिट पिटीशन का नंबर 146102/2020। 17 मार्च को उसकी पहली सुनवाई होती है और उनको स्टे मिल जाता है। बाद में तकरीबन इस दौरान 2020 से जिस दिन तक ये जजमेंट आया 16/12/2022 को, तब तक पूरे 6 जजों ने इस केस को सुना है। और 16 तारीख दिसंबर 2022 को ऑनरेबल जस्टिस NS संजय गौड़ा ने तकरीबन 2:30 बजे इस मुकदमे का जजमेंट दे दिया और केस को डिसमिस कर दिया गया।
बिल्कुल 2016 मैंने 16 तारीख के बाद जो है दोबारा मैनेजिंग कमेटी और शहरियान हुबली हरकत में आए और वो चाहते थे कि कोर्ट जाए, क्योंकि ये एक सिंगल बेंच का ऑर्डर था, तो वो अपील जाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक 21 तारीख की सवेरे सरकारी अमला, पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात करके दरगाह के आसपास और सेक्शन 144 लगाने के बाद पहले तो मस्जिद को शहीद कर दिया गया। जब दरगाह के मैनेजिंग कमेटी, अंजुमन हुबली और जनाब एंटेसगिरी साहब साबिक वज़ीर, इन सब की मुदाखलत के बाद हुकूमत के अफसरान को ये कहा कि दरगाह को ना छेड़ा जाए और अगर दरगाह को, उस मज़ार शरीफ को हम खुद शिफ्ट करेंगे। तो 22 तारीख को जो है तकरीबन 6:30 बजे के बाद ये कार्रवाई शुरू हुई। दरगाह कमेटी के लोग, उलमाए दीन, वो मुफ्तियान कराम से मशवरे के बाद हज़रत सैयद मोहम्मद शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार को खोलने का काम शुरू किया, जो तकरीबन जुमेरात के दिन शुरू हुआ और जुमा का दिन लग गया। सवेरे 2 से 3 बजे तक ये काम चला है। पहले ही एक उसी इलाके में जो जगह बाकी थी जहां इनके 2 मुरीदीन तदफीन है, उसके करीब में जो है एक जगह नई खबर बनाई गई और पुरानी खबर को खोला गया। मैंने एक वीडियो में देखा कि एक सुराख बना है जिसमें उस वली अल्लाह के ऊपर जो कफन डाला हुआ था, सफ़ेद कफन, बाकायदा से नज़र आ रहा है। फौरन उसको निकाला गया, उनके जिस्म मुबारक को, और हरे चादर में लपेट कर जो है दूसरी जगह उसको तदफीन कर दिया गया। ये मामला जो है न सिर्फ मुसलमान बल्कि उस वली अल्लाह को मानने वाले हिंदुओं और दूसरे मज़हब के लोगों को भी दिलों को बहुत ठेस पहुंची, क्योंकि इस दरगाह में जो है बहुत बड़ी तादाद में गैर मुसलमान भी आया करते थे। मामला इतने में ख़त्म नहीं हुआ। जजमेंट में जो हक़ाइक़ सामने आए और ये वाक़या होने के बाद मैंने एक वीडियो देखा जिसमें कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ के
मौजूदा चेयरमैन ने यह कहा कि उन्हें इस बात की इत्तला नहीं थी, मैनेजिंग कमेटी और अंजुमन के लोगों ने उनसे कोई राबिता कायम नहीं किया। मैं समझता हूं या तो उनकी लाइल्मी है या यह एक गैर जिम्मेदाराना बयान है। वक्फ बोर्ड इस केस में सितंबर में ही इम्प्लीडिंग एप्लीकेशन डाल के अपने वकील मोहम्मद अली को रखा था, और जिस वक्त यह जजमेंट का ऐलान हुआ कोर्ट में, वक्फ बोर्ड के वकील मोहम्मद अली भी मौजूद थे। क्या वक्फ बोर्ड को उनके वकील ने इत्तला नहीं दी? वक्फ बोर्ड जिसका बहुत बड़ा अमला है और हुबली में जो है उनका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी रहता है, क्या उसने इनको इत्तला नहीं दी? ये इंतजार में थे कि मैनेजिंग कमेटी और अंजुमन के लोग इनको इत्तला दें। ये बिल्कुल गलत है। कोर्ट के जजमेंट में पेज नंबर 4 और कॉलम नंबर 4 में ऑर्डर में जो जजमेंट आया है उसके तहत मैनेजिंग कमेटी के वकील ने कोर्ट के सामने यह बयान दिया है कि यह एक्विजिशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनको रोड अगर तोसी करना है तो रूबरू जो है काफी जगह मौजूद है, वहां तोसी कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो इस रोड पे कई मोतबर इन्फ्लुएंशियल लोगों की जगहें हैं जिसको बचाने के लिए दरगाह की जगह अक्वायर कर रही है। यह कोर्ट में लिखा गया है, जजमेंट में लिखा है। एक केस मैनेजिंग कमेटी हजरत सैयद मोहम्मद शाह कादरी दरगाह सुन्नी के सदर अब्दुल खादर अलियास मुन्ना हिबली के तरफ से फाइल किया गया था, और जिनके खिलाफ फाइल किया गया वो है कर्नाटका स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और स्पेशल लैंड एक्विजिशन ऑफिसर कर्नाटका रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। हुकूमत की तरफ से इस केस को एडवोकेट जनरल अपेयर हो रहे थे, जिनका नाम प्रभु लिंग नवड़गी है, जो किसी जमाने में वक्फ बोर्ड के वकील भी हुआ करते थे। ताज्जुब की बात यह है नवड़गी एडवोकेट जनरल का बयान है, इस ऑर्डर में जज ने लिखा है पेज नंबर 5
कॉलम नंबर 6 में कि जो केस मैनेजिंग कमेटी ने फाइल किया है उनको कोई हक ही नहीं बनता, क्योंकि इस जगह की मिल्कियत कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ के मातहत है। मैं इसे इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगा, आप सुन लीजिए। लर्नेड एडवोकेट जनरल श्री प्रभुलिंग के नवाडगी on the other hand contend that the writ petition filed with the managing committee was not at all maintainable. The managing committee has constituted to manage the dargah, and since the land was owned by the Waqf board, the writ petition by the managing committee was not maintainable. He submitted that since the owner of the land, Waqf board has not itself no objection for the acquisition of the land. यानी वक्फ बोर्ड ने लैंड एक्विजिशन के खिलाफ कोई ऑब्जेक्शन की नहीं फाइल किया। इसे एक्विजिशन करने के बाद इस 30/12/2017 और 1/3/2019 को इसका कॉम्पनसेशन 20,32,515 रुपए अवार्ड किया गया। 20,32,515 जिसे मैनेजिंग कमेटी ने लिया ही नहीं। और एडवोकेट जनरल का खुद कहना है और जजमेंट के तहत कि मैनेजिंग कमेटी ने 2010 से मुसलसल कई पिटीशंस दिए हैं एक्विजिशन के खिलाफ। पेज नंबर 15 और कॉलम नंबर 28 में जजमेंट के ये लिखा गया है कि yet another factor that goes against the petitioner in this petition is that the Waqf board, which admittedly is the owner of the property, in whom the title of the property is vested, has not chosen to challenge the declaration. If the owner of the property does not choose to challenge the declaration, a committee constituted by the owner to manage the affairs of the religious shrine cannot obviously possess the right to question the validity of the acquisition. यानी उनका कहना है कि जब एक्विजिशन को वक्फ बोर्ड ने चैलेंज ही नहीं किया है तो वक्फ बोर्ड से अपॉइंट की गई कमेटी को कोई हक ही नहीं बनता है। तो मेरा यह सवाल है कि वक्फ बोर्ड ने जिनको इत्तला थी और उनका वकील कोर्ट में मौजूद है, तो वक्फ बोर्ड ने इस एक्विजिशन को क्यों चैलेंज नहीं किया और क्यों ऑब्जेक्शंस फाइल नहीं की? मुझे एक बात और समझ में आती है कि एडवोकेट जनरल यह भी कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ने इसको चैलेंज नहीं किया। क्या 2012 में नोटिफिकेशन जो इशू एक्विजिशन का नोटिफिकेशन इशू किया गया, तो क्या वो नोटिफिकेशन की कॉपी वक्फ बोर्ड को दी गई अगर वक्फ बोर्ड उसका मालिक है उस जगह का? जहां तक मुझे मालूम है वक्फ बोर्ड को नोटिफिकेशन नहीं दिया गया, नोटिफिकेशन की कॉपी नहीं दी गई और वक्फ बोर्ड को पार्टी गवर्नमेंट ने नहीं बनाया था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वक्फ बोर्ड खामोश रह सकता है। यह एक वाकया हमारे सामने अभी आया है
इस वाक़ये पे जो है अब सियासत गर्म है। 2023 में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। अब इसका फायदा कौन लेना चाहता है वो ऊपर वाला ही बेहतर जाने। लेकिन ऐसे कई और दरगाह और मसाजिद हैं जो रोड की तोसी के लिए अभी भी कोर्ट में ज़ेर समाअत है। क्या वक्फ बोर्ड अपनी जिम्मेदारी को समझेगा या वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और दूसरे मेंबर हजरात अपनी कुर्सी को बचाने में लगेंगे? मैं समझता हूं अखलाकन वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और मेंबरान को इस दरगाह की हिफाजत ना करने की जिम्मेदारी अपने सर लेते हुए फौरन इस्तीफा दे दें। जी, अगर आपसे कोई सवालात है तो। यानी कि आपके मुताबिक इस पूरे मामले में कर्नाटक का वक्फ बोर्ड नाकाम साबित हुआ है? मैं नहीं कर रहा हूं, जजमेंट करना पड़िए जजमेंट। जिस अंदाज में वो केस लड़ना था, जिस अंदाज में नुमाइंदगी करनी थी, वो उनके वकील ने कोई अगर ऑब्जेक्शंस फाइल किया है तो हमें कॉपी पेश करें। वो नोटिफिकेशन बोर्ड को नहीं किए तो आप कुछ बोल रहे हैं। हाँ, तो अब दोनों के वो चेयरमैन भी घोषणा बोलेंगे क्या? इतलाश नहीं थी, इतना कहीं को नहीं थी। वकील आपने रखा है ना, आपका वकील अपेयर हो रहा है ना कोर्ट में, इंप्लीडिंग एप्लीकेशन फाइल किया है। देखिए, वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी जो है, वक्फ बोर्ड कर्नाटक में 30,000 से जो ज्यादा इदारे हैं, वक्फ के इदारे हैं, उसकी एक सुपरवाइजिंग अथॉरिटी है। यह वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है। मौजूदा वक्फ बोर्ड इस मामले में बिल्कुल नाकाम हुआ है। क्या डिमांड कर रहे हैं? अखलाकन उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वैसे भी आप सब जानते हैं, आज मैं सिर्फ वक्फ बोर्ड के ऊपर नहीं बोलूंगा, ये दरगाह के ताल्लुक से बताया है। आइंदा चल के वक्फ बोर्ड में जो हो रहा है उसके ताल्लुक से हम बात करेंगे। इस मामले में आप भी गहरी नजर रखते हुए आए हैं इस औकाफी मामला में, तो पहले भी इस सिलसिले में आवाज़ अगर उठाई जाती तो कुछ हल निकल सकता था आपकी जानिब से। कौन से मामले में? ये दरगाह के मामले में। दरगाह का मामला तो अब आया ना हमारे सामने। इससे पहले भी आप बताओ आपकी। अब इससे पहले कई चीजें भी लाई हैं। वक्फ बोर्ड में ऐसा है इस वक्त कि वहां के जो मेंबरान है और वक्फ बोर्ड है वो सिर्फ कमेटियां बनाने में लगा हुआ है। एक तरफ जो है इन्हदामी कार्रवाई जारी थी, तो दूसरी तरफ बेलगाम में ही असेंबली का इजलास जारी था। तो ये बात कही जा रही है कि मुस्लिम लीडर अगर कोशिश करते तो इस कार्रवाई को रोक सकते थे। क्यों भाई, दरगाह है तो सिर्फ मुसलमान ही बात करेंगे क्या? किसी और की जिम्मेदारी नहीं है? सिद्धरामैया ने बात किया, वहां का लोकल एमएलए जो है अभय प्रसाद, उन्हें बात किया है। कल जो है दरगाह को मां ने विजिट किया है, जो नई दरगाह बनाई है वहां पे गया है वो। दरगाह को ढाने के बाद जो है क्या बात करके फायदा क्या आपको? जिस वक्त कार्रवाई चल रही थी उस वक्त दबाव डाल के रोका जा सकता था, ये बात कही जा रही है। मैं समझता हूं सिर्फ मुसलमान लीडरों को या मुसलमान एमएलए एमएलसी को जो है इसको जिम्मेदार ठहराना गलत है। यह चेयरमैन की बात मैंने सुनी कि उन्होंने कहा कि मैं सबको कांटेक्ट किया। किसको कांटेक्ट किया भाई? आप जो है इस हुकूमत से नामजद किए गए आदमी हैं। वक्फ बोर्ड की जो मौजूदा चेयरमैन है, इनको नामजद करने वाली यही हुकूमत है, बीजेपी। आप वक्फ बोर्ड के
मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से बात करना चाहिए था। मुसलमान लीडरों को बात करके क्या फायदा है? क्यों ये मामला 2020 के बाद ही इतना गर्म हुआ? उससे पहले क्यों नहीं हुआ? मैं किसी एक पार्टी की तारीफ करने नहीं बैठा हूं। इस वक्त ये जो वाकया हुआ है, ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरून मुमालिक में भी इसको देख रहे हैं कि जिस तरीके से उस बुजुर्ग की जो है जिस्म मुबारक को निकाला गया, लोग ये कह रहे हैं कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। चीफ मिनिस्टर ने भी विजिट किया और बात की। वो बात अलग है, चीफ मिनिस्टर विजिट किए, अब वहाँ की लोकल सियासत क्या है नहीं मालूम। कोई जा रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि हमें 5 करोड़ रुपए दो, कोई कह रहे हैं कि हमें कोई यूनानी कॉलेज बनाना है, एक बनाना है, उसके लिए जगह दो। ये सब अलग मामलात है। ये जो है उस वली अल्लाह को मानने वालों की दिलों को ठेस पहुंची है। ये जमहूरियत के खिलाफ है। जब जगह बाकी है, सामने है, रोड शिफ्ट किया जा सकता है, किसी देवर को, किसी चर्च को, किसी दरगाह को अगर बचाया जा सकता है तो बचाया जाना चाहिए। कि भी कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनकी जगह को बचाने के लिए ऐसा अगर करेंगे तो क्या होगा इस मुल्क का? अब आइंदा दिनों में दरगाह कमेटी को हो या बोर्ड को आप क्या मशवरा देना चाहते हैं? दरगाह कमेटी को क्या मशवरा दे? वो बेचारे तो लड़ रहे हैं केस 2010 से। किस तरह आगे बढ़े? नहीं, वो वहाँ के लोकल लोग हैं, वो सब मिलके उसके ताल्लुक से तय करेंगे। हमारे हिंटेजरी साहब भी उसमें शामिल हैं, बुजुर्ग हैं, वो ये सब कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड को यही है कि जितने भी केसेस ऐसे चल रहे हैं, कहीं रोड को तोसी करने के लिए मसाजिद को वजह से रोका गया है, कहीं दरगाहें हैं, तो ऐसे मामले में फौरी तौर से कार्रवाई करना चाहिए। केस को जो है बारीकी से देखना चाहिए, अच्छे वकील को रखना चाहिए। ये मोहम्मद अली वकील कौन थे? कौन सीनियर एडवोकेट इनका अपियर हुआ था? तब उसका मैनेजिंग कमेटी ने महाले को अपॉइंट किया था, जो एक सीनियर एडवोकेट है। वक्फ बोर्ड का कौन सीनियर एडवोकेट गया था? क्या ये वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है?